सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो आज हम देखने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का क्विक रिवीजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिविंग बीइंग। कोई भी चीज़ जिंदा है तो हमें उसे कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला उस चीज़ का क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट उसका डेवलप होना जरूरी है। मतलब कोई भी जैसे हम लोग हैं, सबसे पहले बच्चे थे, फिर धीरे 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 ग्रोथ होकर आज हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ होना ज़रूरी है और उसका डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या आता है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल होना ज़रूरी है, टिश्यू होना ज़रूरी है और ऑर्गन होना ज़रूरी है। अगर सेल ना हो तो वो लिविंग नहीं कहा जाएगा। तो कोई भी लिविंग चीज़ हो, कोई लिविंग जैसे कि लिविंग एनिमल हो गया वगैरह वगैरह, तो उनके पास सेल होता है। सेल होना ज़रूरी होता है, टिश्यू होना भी ज़रूरी होता है और ऑर्गन होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन दरअसल हम कहते हैं कि सेल भी अगर हो, अगर सिर्फ सेल भी हो तो भी हम लिविंग बीइंग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट स्टिमुलस। मतलब कोई भी अगर आपको मानो आज आपको अगर हीट लगा हो, जैसे या फिर जैसे कि आपने कहीं पे टच कर दिया और आपको हीट फील हुआ, तो हीट क्या हो जाएगा, स्टिमुलस। और आपका रेस्पॉन्स क्या है कि आपने हाथ को उठा लिया, अलग अलग आप हाथ को उठा लोगे तो रेस्पॉन्स क्या होकर जाएगा, रिमूवल ऑफ हैंड। नेक्स्ट क्या आता है, रिप्रोड्यूस। तो लिविंग बीइंग क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। मतलब ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होता है। ट्विन मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ का। मतलब ग्रोथ होने के लिए दो क्राइटेरिया होता है। एक तो इंक्रीज इन नंबर्स, मतलब सेल का नंबर, देखो एक सेल था पहले, अब और एक सेल बढ़ गया और एक सेल बढ़ गया और एक सेल बढ़ गया, तो ये ग्रोथ हो गया, ठीक है, ये ग्रोथ हो गया। और इंक्रीज इन मास मतलब पहले इतना था, अब और बढ़ गया और बढ़ गया। पहले पहले मान लो इसका मास 1 kg था, अब और एक 1 kg डाल दिया, तो इंक्रीज इन मास, तो ये ग्रोथ भी हो गया, ठीक है। तो ग्रोथ होने के लिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सेल का बढ़ना भी ज़रूरी होता है और मास भी बढ़ना ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ ग्रोथ क्या होता है, देखो ग्रोथ क्या नॉन लिविंग में भी हो सकता है। आप लोग कहोगे नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। देखो मान लो मिट्टी का थैला है, मान लो इधर को मिट्टी जमा हुआ है, ठीक है, और आपने इधर को और ज़्यादा मिट्टी डाल दिया, तो इधर को नंबर भी बढ़ गया। देखो पहले इतना था, पहले इतना था, अब इतना बढ़ गया। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ, इंक्रीज इन नंबर, नंबर में भी बढ़ गया और मास भी बढ़ गया। पहले मानो 1 किलो था और आपने 1 किलो डाल दिया, मतलब मिट्टी, तो आप क्या बन गया, 2 किलो बन गया। तो क्या हो गया, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास। तो नॉन लिविंग भी क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। और एक जानकारी लेके बता दूं, मैंने इधर को साइड में लिख देता हूँ। दो इधर को क्राइटेरिया होता है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, रुकिए एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक तो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, जो लिविंग बीइंग में पाया जाता है बट 100% सब ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। मतलब 100% नहीं पाया जाता, मतलब सभी। देखो कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग, ठीक है, रुको एक सेकेंड लिख लेते हैं। डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, अब ये कौन सी बुरी वाला है, ठीक है, इसमें क्या होगा, 100% पाया जाता होगा, ठीक है। मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, रुको, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, सब में नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे फीचर को हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मतलब जैसे कि ग्रोथ हो गया, देखो ग्रोथ सब ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता, ठीक है, सब ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलेगा। और इवन नॉन लिविंग भी ये कर सकता है। तो सारा सोचो, ऐसे फीचर जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए हो, उसको हम कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। और जिसमें 100 मतलब सभी ऑर्गेनिज्म में ना पाए जाए हो, तो उसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मैंने इधर को 100% क्यों लिखा, आप लोग शायद सोच रहे होंगे। मतलब डिफाइनिंग फीचर मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर 100% सब में पाए जाए हो, तब उसको कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। और अगर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में नहीं पाए जाए हो, तब उसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहेंगे। जैसे कि रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, नीचे है बट फिर भी हम बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कुछ इंसान मतलब बच्चे नहीं पैदा कर सकते। क्या वो जिंदा है, हाँ जिंदा है, ऑब्वियसली बात है। तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन, तो वो कैसा फीचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब डिफाइनिंग फीचर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको क्या कहते हैं,
कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या था मैंने बताया था कि जो हमें फील होता है, जिसके हीट फील हो गया तो वो क्या हो जाएगा स्टिमुलस। रेस्पॉन्स क्या किया मैंने, रिमूवल ऑफ हैंड। तो डिफाइनिंग फीचर क्या है, उस सब में होता है कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। तो डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, सब में पाया जाता है, तो इसीलिए मतलब जो फीचर सब में पाया जाता हो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। मतलब जितने भी मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बने हैं, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बने हैं। तो मल्टी सेलुलर कैसे डिवाइड करते हैं, मानो एक सेल है तो ये डिवाइड करके दो सेल बना लेगा, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है प्लांट ग्रोथ इज अनलिमिटेड एंड लोकलाइज, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है, मतलब सेल ऐसे बढ़ते 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 ग्रोथ करता ही रहता है, ये कंटिन्यूस होता है। लेकिन एनिमल में क्या होता है, एक सर्टेन एज तक मतलब कुछ ईयर तक ये बढ़ता रहता है, जैसे कि हम लोग हैं, मतलब हमारा जो मैच्योरिटी होता है वो लगभग तुम्हारा आपका 14 to 18 साल तक बढ़ता है हमारा हाइट। फिर क्या हो जाता है, एक मतलब ऐसे ही जैसा था वैसे ही हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, अनलिमिटेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या था, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पासिंग पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। मतलब रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसा और बच्चे पैदा करना, जैसे कि आप हो तो मानो इधर को मैं बना देता हूँ, तो ये है, ठीक है। और ये, अबे यार रुको रुको ध्यान से, तो ये आप हो, ठीक है, और ये आपकी कोई भी हो, ठीक है। तो ये दोनों, अबे गलत लिखते हैं, तो ये हस्बैंड और ये वाइफ, अभी ये दोनों क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करके अपने जैसा बच्चे पैदा करेगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो या तो सिमिलर है, कुछ तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, मतलब बच्चे में इन दोनों से कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो ये लेगा। अब हर कुछ थोड़ी लेगा, कुछ ना कुछ तो अलग होगा, ठीक है। तो ये बताया कि लेस सिमिलर ऑफ दोस पेरेंट्स, या तो मोर और लेस सिमिलर होगा, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, ये सब क्या है ध्यान से देखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, रीजनरेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बाइनरी फ्यूजन मतलब एक एक सेल है तो इसको डिवाइड करके दो सेल और बना लेगा, ठीक है। रीजनरेशन आप लोग ये 10 में पढ़े हो गए, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। रिप्रोडक्शन मतलब मानो ये एक कोई एनिमल है तो इसको मैंने इधर से काटा इधर से काटा, तो ये जब देखो ध्यान से देखना, मैं इधर को भी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मानो कोई ऑर्गेनिज्म था, इसको मैंने 3 टुकड़ों में काट दिया, तो ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा, ठीक है, और ये एक और एक टुकड़ा। तो ये धीरे धीरे एक पीस एक पीस एक पीस, अब धीरे धीरे ये क्या करेगा, ऐसे ही अपने जैसा ये जो पीस है ये धीरे धीरे ग्रोथ करके ऐसा ही बना लेगा और ऐसा ही ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये भी ऐसे ग्रोथ करके ऐसे ही ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये भी ऐसे ग्रोथ करके ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है भैया। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, नेक्स्ट क्या आता है, ये बडिंग फॉर्मेशन। बडिंग मतलब एक सेल है, तो इधर को आप लोगों ने देखा होगा शिनचैन में जब उसकी मम्मी जब उसके सिर पे मारती होगी तो एक ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऊपर में ऐसे मतलब ऐसे हो जाता है, तो इसको ही क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। मतलब ऐसे हो जाता है, फिर इसको डिवाइड करके और एक सेल बन जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो ऐसे है तो इसको फ्रेगमेंट में तोड़ के अपने जैसा और एक बना लेता है। स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा राइजो सॉरी ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड में क्या होता है, ये मानो एक ब्रेड है तो ब्रेड में स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे कि आलू जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आलू या फिर आलू और कुछ भी है, तो आलू में ऐसे पेड़ उगते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है, रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स होना ज़रूरी होता है। एक तो क्या होता है, एक मेल ज़रूरी होता है और एक फीमेल होना ज़रूरी होता है, दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड इनवॉल्व सेक्स सेल, क्या क्या होता है सेक्स सेल, एक तो स्पर्म होता है और एक ओवम होता है, स्पर्म एंड ओवम होता है, ठीक है भैया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सब में पाया जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म तो क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग फीचर, मैंने बताया, देखो ध्यान रखना, डिफाइनिंग फीचर ऐसा फीचर होता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है,
एनाबॉलिज्म मतलब छोटे 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 चीज़ को मिलके एक बड़ा चीज़ होना। और कैट मतलब काटना। तो एक बड़ा सेल है, इसको काट के टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना। ठीक है भैया, ओके। ध्यान से देखना अब। तो एनाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। मतलब छोटे छोटे ऐसे ऐसे पार्टिकल क्या करता है, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल क्या करता है, बड़े चीज़ बना लेता है। और कैटाबॉलिज्म ऐसे बड़े चीज़ को ब्रेक डाउन कर लेता है। ठीक है, ओके जी, ओके ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्शियसनेस मैंने बताया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग, सेंस कर सकता है और इन्वायरमेंट स्टिमुलस और उसका रिस्पॉन्स भी कर सकता है। और ह्यूमन बीइंग क्या हो जाएगा? सेल्फ कॉन्शियस, अपने आप से कॉन्शियस है। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार दे तो आप भी उल्टा मार दोगे, तो अपने आप कॉन्शियस हो कि भाई कोई मार रहा है तो मैं क्यों रुकूं। तो ये क्या हो जाएगा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो सब में पाया जाएगा। कौन? कॉन्शियसनेस हो जाएगा आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। ध्यान से सुनना, कॉन्शियसनेस होता है आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सब में पाया जाएगा। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ ह्यूमन में ही पाया जाएगा अपने आप कॉन्शियस हो। तो वो कौन है? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम ऑफ कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस। अपने आप को सराउंडिंग को स्टिमुलस जो है वो उसका रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब देखो, उससे पहले मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर सकता है? रिस्पॉन्स कर सकता है स्टिमुलस को। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस हो जाएगा, सेंस कर सकता है सराउंडिंग को। ठीक है, तो वो कॉन्शियसनेस मैं बता दिया। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि हमारे जो ये अर्थ है इसमें 1.7 टू 1.8 मिलियन क्या है? स्पीसीज है। स्पीसीज मतलब देखो, जैसे कि हम लोग ह्यूमन हैं, हमारे अर्थ में कितने ह्यूमन हैं? हमारे अर्थ में कितने ह्यूमन हैं? लगभग आपका कितना? 8 बिलियन, सॉरी 8 बिलियन होगा। ठीक है, तो 8 बिलियन को एक स्पीसीज माना गया। तो ऐसे ही पंछी एक स्पीसीज है, पंछी एक स्पीसीज है, और भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीसीज शो करता है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी तो ऐसे ही 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है, तो ज़रा सोचो कितना ज़्यादा होगा। तो ठीक है, और नेक्स्ट आता है आंशमैन। सुनना, ह्यूमन को एक इसमें से एक ही जगह मिला। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अर्नस्ट मायर। अर्नस्ट मायर ने क्या क्या उनको क्या कहा गया कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का डार्विन बताया गया। डेफिनेशन दिया था इन्होंने इसका, बायोलॉजिकल स्पीसीज। स्पीसीज का डेफिनेशन किसने दिया था? याद रखना, अर्नस्ट मायर ने। अर्नस्ट मायर ने इनका जन्म हुआ था 1904 और इनका मृत्यु हुआ था, मतलब डेथ हुआ था 2004 में। ठीक है, तो द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको कहा गया? अर्नस्ट मायर। और इसने क्या किसके लिए कहा गया? बेसिकली बायोलॉजिकल स्पीसीज का, मतलब स्पीसीज का डेफिनेशन दिया था। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सा। मतलब क्लासिफिकेशन किसको कहा गया कि देखो, सॉरी क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी किसको कहा गया कि एक ऐसा प्रोसेस, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग टेक्सा मतलब रैंक, जैसे कि हमारे स्कूल में रैंक मिलता है कि इसका रोल नंबर 1, इसका रोल नंबर 2, तो ऐसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन को कौन से कैटेगरी में रखा गया? क्यों क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। हमें पता होना चाहिए कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, कौन से किंगडम। ये क्या बोल दिया, धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दो टेक्सोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड करता है? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या करता है? डिस्क्राइबिंग मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो देखिए, टेक्सोनॉमी क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कोई भी चीज़ कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है, मतलब अलग अलग रैंक दिया जाता है। ये तो कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? डिस्क्राइबिंग मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर। मतलब एक्सटर्नल फीचर मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉर्फोलॉजी मतलब जैसे कि हमारे इंसान में हमारा बाहरी हिस्सा में कौन कौन होता है? आँख होता है जो हम बाहरी हिस्सा में होता है। नेक्स्ट नाक होता है, मुंह होता है, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हाँ वही जो तुम सोच रहे हो, तो वो भी क्या है? मॉर्फोलॉजी में आता है।
ठीक है। तो मतलब बाहरी जो चीज़ हमें दिखती है उसका हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। एनाटॉमिकल मतलब अंदर से चीज़, अंदर से क्या क्या मिलता है, लिवर मिलता है, पेनक्रियाज मिलता है, सो ये सब क्या होता है, अंदर होता है। तो डिस्क्राइबिंग मतलब कैरेक्टराइजेशन क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब करना, एनाटॉमी को डिस्क्राइब करना, और फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब देखो, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी, एनाटॉमी मतलब अंदर, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर, इससे ये कैसा बिहेव करता है, कैसा इसका कैरेक्टर है, सो ये सब देख के क्या करता है अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है, देखो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता हो, जैसे कि हम एक नाम देते हैं कि मानो एक्स एक ऑर्गेनिज्म है जो पाया गया है, तो उसका पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे। वो कैसा दिखता है, मतलब बाहर से कैसे दिखता है, अंदर से कैसे दिखता है, उसका फिजियोलॉजिकल कैसा होता है, बिहेव कैसे करता है। नेक्स्ट उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किससे मिलता जुलता है, कंपेयरिंग सिमिलरिटीज डिफरेंस विथ ऑलरेडी नोन, जो पहले से जाना गया है ऑर्गेनिज्म से, वो उनमें से किसी से मिलता जुलता है कि नहीं। फिर क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, मतलब अलग अलग मतलब कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू कॉन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सेम कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर मैच हो तो उनको देख देख के हम क्या करेंगे, अलग अलग मतलब कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नाम रखा जाएगा। जैसे कि हमने नाम दे एक्स, बट धीरे धीरे उसका नाम क्या हो जाएगा, अलग भी हो सकता है। ठीक है। तो नेमिंग प्रोसेस, देखो नोम मतलब नेम, देखो इधर को नाम ही आ रहा है, तो नाम रखने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय मतलब दो। ठीक है। दो नोम मतलब नेम, और नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो ये किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है। ओके। नेक्स्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लेना कि प्लांट के लिए कितने ईयर में दिया था, 1753 में। ठीक है। स्पीसीज प्लेंट्रम। ठीक है। कैरोलस लीनियस ने ये किया था। ठीक है। प्लांट के नाम के लिए और एनिमल के नाम के लिए 1758 में सिस्टेमा नेचुरी एक बुक लिखा था उन्होंने, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टेमा नेचुरी किसने बुक लिखा था, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है भैया। ओके, आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, नाम देता है। ठीक है। नाम देता है, अगर कोई पेड़ पौधा, बोटानी मतलब प्लांट से जुड़ी, ठीक है, तो प्लांट के लिए नाम के लिए कौन आता है, ICBN। और जोलॉजी मतलब एनिमल के लिए कौन आता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रोल ऑफ नोमेनक्लेचर का रोल क्या होता है। नेक्स्ट पहला आता है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन में लिखा जाता है। देखो इधर को एग्जांपल है मेंजीफेरा इंडिका, तो ये किस में लिखा गया, लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया। क्यों, क्योंकि ये दरअसल अब यूज़ नहीं होता। देखो ध्यान से सुनना, अगर इंग्लिश में लिखा गया हो, मानो एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखा गया, इंग्लिश में दरअसल वर्ड मतलब क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मानो इसे कलर को ऐसे भी लिखते हैं और कलर को ऐसे भी लिखते हैं, तो दरअसल चेंज होता रहता है। ठीक है। चेंज होता रहता है, तो होने के लिए क्या करता है, ऐसा लैंग्वेज यूज़ किया जो कभी यूज़ ही नहीं होगा, तो लैटिन क्या होगा, जो कभी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए लैटिन क्या किया, लैंग्वेज यूज़ किया। नेक्स्ट रिटन इन इटैलिक्स, लैटिन में ज़रूर लिखा गया हो, मतलब लैटिन लैंग्वेज में ज़रूर लिखा गया हो, लेकिन इटैलिक्स में लिखते हैं। तो ये जो वर्ड है कैसे लिखा है, ऐसे इटैलिक्स आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे मतलब ऐसे कुछ लिखते हैं, ऐसे इटैलिक्स होता है। ठीक है। इटैलिक्स में लिखा गया होता है। जीनस नेम स्टार्ट विद, देखो ये जो पहला पार्ट होता है, ये जो पहला, देखो ये किसका साइंटिफिक नेम है, मैंगो का। ठीक है। देखो साइंटिफिक नेम देना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहली पॉइंट तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ आया होगा। देखो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाली चैप्टर है, बट कोई दिक्कत नहीं। देखो साइंटिफिक नेम देना क्यों ज़रूरी है, देखो जैसे कि आम, हम लोग क्या कहते हैं, आम कहते हैं। अब आप चाइना में जाओगे कुछ और नाम कहेगा, मुझे याद नहीं क्या कहते हैं। ठीक है। तो अब दूसरे जगह में गए, जैसे कि दुबई में अलग कहेगा। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम यूज़ होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या करते हैं, एक नाम देते हैं, सिर्फ एक नाम देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम कौन देता है, साइंटिफिक नेम देने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। ठीक है। कौन कौन देता है, ICBN और ICZN। ठीक है। जेडन में अगर
अगर कोई एनिमल का नाम देना हो तो ICZN, अगर कोई प्लांट का देना हो तो ICBN। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो ये जो पहला पार्ट होता है ये क्या होता है, जीनस होता है। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, जीनस होता है। तो ये पहला पार्ट होता है जीनस। ठीक है, जीनस नेम। और ये होता है आपका क्या, स्पीसीज नेम, स्पीसीज नेम। ठीक है, स्पीसीज नेम। तो पहला ये जो है इस कैपिटल से लिखा गया है। ठीक है, वाइल स्पेसिफिक एपिथेट, देखो ये जीनस का नाम है और ये जो दूसरा पार्ट है इसको स्पीसीज भी कहा जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट भी कहा जाता है। तो स्पेसिफिक एपिथेट किससे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर। देखो ये स्मॉल लेटर से लिखा गया है। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन, इनको अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। देखो इसे अंडरलाइन किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, इनको अलग अलग से अंडरलाइन किया जाता है। अगर हाथ से लिखा हो, अगर कंप्यूटर में लिखा हो तो इटैलिक्स में लिखेंगे, और अगर हाथ से लिखा हो तो इसे लिख के फिर हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम वेर हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, अंडरलाइन करेंगे। अगर प्रिंटेड हो, मतलब कंप्यूटर में प्रिंटेड हो तो इटैलिक्स में लिखेंगे। इंडिकेट लैटिन ओरिजिन, लैटिन ओरिजिन को दर्शाता है। नेम ऑफ द एथर इज रिटन इन एब्रीविएट फॉर्म एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, मतलब इतने तक है बायोलॉजिकल नेम। फिर लास्ट पे क्या लिखेंगे, मतलब जिसने ये नाम दिया है उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि कौन दिया था, कैरोलस लीनियस, तो कैरोलस लीनियस का छोटा सा फॉर्म हम लिख देंगे। तो लीनियस, तो हम लीनियस का ये लीन हमने लिख दिया। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक क्या होता है, ब्रांच ऑफ सॉरी 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 कहतारू। ठीक है, तो सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। देखो सिस्टेमेटिक क्या होता है, सीधा सीधी बात अगर करो कि टेक्सोनॉमी प्लस टेक्सोनॉमी, अबे यार, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी प्लस क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब देखो टेक्सोनॉमी में क्या था, आइडेंटिफिकेशन किया हमने, फिर नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन हमने किया। ठीक है, लेकिन और एक क्या ऐड होता है सिस्टेमेटिक्स में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऐड होता है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, देखो एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो मानो सच्चे से समझाते हैं, ये एक नया ऑर्गेनिज्म हमें पाया गया है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो नया ऑर्गेनिज्म पाया गया है, ये जो नया ऑर्गेनिज्म मिला है हमें, ये इससे कितना मिलता जुलता है और इससे कितना मिलता जुलता है, मतलब इसका इसके इससे क्या रिलेटेड है, इससे इसका क्या रिलेटेड है, तो इसको क्या कहेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सीधा सीधी सिंपल अगर बात करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमी हायरार्की। एज वी गो स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला बात कर ले स्पीसीज क्या होता है। टेक्सा स्पीसीज हैज़ द ओनली रियल एग्जिस्टेंस capable of interbreeding of gene exchange mutually, species having many subsets as polytropic and macroscopic। species मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब टेक्सा, टेक्सा मतलब रैंक, मैंने बताया था कि क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे। तो टेक्सा स्पीसीज हैज़ द ओनली रियल एग्जिस्टेंस, मतलब ये क्या कर सकता है, अपने आप से मतलब अपने जैसे कैटेगरी से क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। रुको इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, रुको एक से। देखो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में तो मैं एक ट्रिक देता हूँ, आप लोग याद करना। की पोडियम, की से के आता है, के पोडियम, की पोडियम, की पोडियम, की पोडियम, क्लीन, 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 और फैम गेट सिक, फैम गेट सिक, फैम गेट सिक, फैम से एफ, जी से जी और एस से एस। तो कीप, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है। ठीक है, किंगडम, फाइलम। ठीक है, कैसे आते हैं, कीप, पोडियम, क्लीन और फैमगेट सिक। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, कैटेगरी होता है या फिर टेक्सोनॉमी हायरार्की। देखो स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज में क्या होता है, स्पीसीज में क्या होता है इसमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होता है, मतलब स्पीसीज में क्या होता है
ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए जी। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होगा, मतलब कैरेक्टर ज़्यादा इसमें मिलते जुलते होंगे। फिर जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो स्पीसीज, फिर जीनस आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर किंगडम आएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स में क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कैरेक्टर्स में कम होगा। जैसे किंगडम, किंगडम में क्या आता है, एनिमल आता है और प्लांट आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, बट किंगडम से सीधी बात करते हैं तो एनिमल। जैसे कि हम भी एनिमल हो गए और मंकी भी एनिमल हो गया हमारे में, हम दोनों में, जैसे मैं मतलब ह्यूमन और मंकी में कितने कॉमन कैरेक्टर्स हो गए, एक दो। लेकिन स्पीसीज में क्या होता है, जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है तो मैं एक ह्यूमन हूँ और एक ह्यूमन है, तो हम दोनों में मतलब मैं एक ह्यूमन हूँ और आप एक ह्यूमन हो, तो हम दोनों में कितना मिलता जुलता कैरेक्टर्स है, बहुत सारे होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स बढ़ते हैं और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर कमते हैं। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे, एज वी देखो, एज वी फ्रॉम स्पीसीज से हम किंगडम अगर जाए, स्पीसीज से किंगडम अगर हम जाए, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोस डिक्रीजिंग। कॉमन कैरेक्टर्स क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। ध्यान से देखना, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो ध्यान से देखना, जैसे मैन हो गया, मैन का कॉमन कॉमन नेम मैन हो गया। अब इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, होमो सेपियंस। अब ये होमो क्या है, इधर से अब दो चीज़ हम निकाल सकते हैं। होमो क्या हो जाएगा, जीनस, मैंने बताया कि जीनस नेम, और सेपियंस क्या हो जाएगा, स्पीसीज नेम। इसका फैमिली हो जाएगा होमनिडे। देखो एनिमल में फैमिली में क्या आता है, लास्ट में ए ही आता है, ए ई इधर को कुछ गलत लिख दिया शायद, सॉरी, इधर को गलत लिख दिया, ठीक है, इधर को गलत लिख दिया। तो एनिमल में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, सॉरी, सो एनिमल में क्या होता है, ध्यान से देखना कि लास्ट में फैमिली में क्या आता है, ए ही आता है, ए ई आता है। इसका ऑर्डर क्या है, प्रीमेटा, और क्लास क्या है, मेमिलिया, ठीक है, मेमिलिया, और इसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, ठीक है। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, तो इसका जीनस नेम मस्का हो जाएगा। नेक्स्ट फैमिली में क्या हो जाएगा, ए लास्ट में मस्कीडेई, ठीक है। इसका ऑर्डर डिप्टेरा, तो ये क्या हो जाता है, इंसेक्टा हो जाता है, और ये आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है इसका, ठीक है। देखो फाइलम कहाँ पे आता है, इधर को। फाइलम किसके लिए यूज़ होता है, याद रखना, एनिमल के लिए फाइलम यूज़ होता है, एनिमल के लिए फाइलम यूज़ होता है, और डिवीज़न होता है प्लांट के लिए, डिवीज़न यूज़ होता है प्लांट के लिए। मतलब अगर कोई किसी प्लांट को हम कैटेगरी में डाल रहे हैं तो अब पहले हम क्या करेंगे, किंगडम में डालेंगे, मतलब स्पीसीज से चलेंगे, बट पहले हम स्पीसीज देखेंगे, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर हम फाइलम नहीं देखेंगे, उसका डिवीज़न देखेंगे, क्योंकि वो प्लांट है। और अगर एनिमल के बारे में बात करें, एनिमल के बारे में बात करें तो पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, फिर किंगडम, ठीक है भैया, ओके। तो ये क्लियर है, ओके। नेक्स्ट मैंगो, मैंगो के बारे में हमने बात की, मैंजीफेरा इंडिका, तो इसका जीनस हो जाएगा मैंजीफेरा। फिर आ जाएगा इसका एनाकार्डी, फैमिली इसका हो जाएगा एनाकार्डी, ये फैमिली के ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेपेंडेल्स, क्लास क्या हो जाएगा, डाइकोटिलेडन। डाइकोट मतलब दो ऐसे होता है, मतलब ऐसे सीड में दो पार्ट होता है, तो उसको कहेंगे डाइकोटिलेडन। नेक्स्ट इसका फाइलम क्या हो जाता है, एंजियोस्पर्मी। व्हीट मतलब आटा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम, तो इसका जीनस हो जाएगा ट्रिटिकम। नेक्स्ट इसका फैमिली में एसी आ जाएगा, देखो ये प्लांट है, देखो इधर को देखो, फैमिली में क्या हो जाता है, एसी आ जाता है, लास्ट में यूज़ होता है एसी, एसी प्लांट में, प्लांट में, ठीक है। मैंगो और व्हीट, तो ये क्या है, प्लांट की कैटेगरी में आता है, तो इसीलिए लास्ट में क्या हो जाएगा, एसी आ जाएगा फैमिली में। देखो फैमिली में लास्ट में एसी यूज होगा। और ऑर्डर में क्या हो जाएगा, एल्स, देखो सेपेंडेल्स, और ये इधर को पोइल्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इसका क्लास क्या हो जाएगा, क्लास क्या हो जाएगा, मोनोकेटेलिडन एंड एंजियोस्पर्म। हाँ, एक बात तो कह सकते हो, इधर को ए जो होता है ये आपका क्लास में भी आता है, लेकिन प्लांट के लिए, ये किसके लिए, प्लांट के लिए। और एनिमल के लिए ए का भी यूज़ होता है, फैमिली के लिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए प्लीज़, ठीक है। तो ए जो होता है एनिमल के लिए यूज़ होता है, और जो ए सी होता है वो फैमिली, मतलब प्लांट के फैमिली के लिए यूज़ होता है। तो ये टेबल आप लोग कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है, ठीक है। और ये नीचे जो है ये हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड पार्ट है, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, और लेक्चर कैसा लगा आप लोग बता देना। सो थैंक यू।